जोहार आपे ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱴᱤভᱤ ᱟᱨ ᱫᱟ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱴᱤভᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟ ᱥᱳᱨᱮᱱ ᱥᱳᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱤᱧ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ विधायक पूर्व मंत्री सरयू राय मिट्टन नुकान विधायक कनाय नुकान नेता कनाय अकोय दो जत्तो खन जस्ती अगर सरकार या मुख्यमंत्री अगर जहाँ चिट्ठी कूला कुकान खान चिट्ठी अगर उन्हीं ठे सेटर कान खान या चिट्ठी ऑल कान खान तो उनारे सरयू राय ᱧᱩᱛᱩᱢ हेज दाड़िया सरयू राय और बाबूलाल मरांडी बारिया नेता नुकान मेना किना झारखंड रे अकोय दो चिट्ठी काते आकिना कथा मुख्यमंत्री ठेन सरकार ठेन किन इदी सेटेरदा सरयू राय तेहिन मेन दाड़िया विपक्ष बांग कनाय या सत्ता पक्ष बांग कनाय बांधो नि दो पक्ष रे तिंगु कना बांधो विपक्ष रे बाबूलाल मरांडी दो विपक्ष रे मिनाया नितो विपक्ष रे नेता कनाय नि बीजेपी विधायक दल रे नेता कना अधिकारिक रूप से विपक्ष रे नेता दो बाय बनाव कना उनिया चिट्ठी कुल दो गानो कान गया मेनखान सरयू राय हो निथो चिट्ठी कुला और एवरेज अगर मेल खान तो 30 दिन रे 20 दिन सरकार चिट्ठी कुल कते सोनतोरिया जे नुआ नुआ को कमी बांग हुई कना नुआ नुआ को कमी हुई जरूर कना थोड़ा दिन मांग नुया जीवनी रे नुया संघर्ष रे नुया राजनीतिक जीवन रे मिटन पुथी समांग रे है ना द पीपुल्स लीडर तो बे तीन इन संगे मिनाया द पीपुल्स लीडर सरयू राय दिलाबुन आतंक दरामिया और संगे बुन बढ़ाया जे झारखंड रिया राजकाज चिलका चला कना आपका स्वागत है ट्राइब टीवी में। जी नमस्कार। कुछ दिनों पूर्व एक पुस्तक आई थी आपकी जीवन पर आधारित वो पुस्तक थी द पीपुल्स लीडर। अब तक पीपुल्स लीडर के रूप में हम अपने देश में कई नेताओं को जाने कर्पूरी ठाकुर जी हैं लोहिया जी हैं या जयप्रकाश नारायण जी हैं आप अपने आप को उनके समकक्ष या उनके सरीखे या उनके कुछ अंश के रूप में भी कितना जस्टिफाई करते हैं कि एक पीपल्स लीडर आप बन पाए? देखिए उनके समक्ष या उनके सरीखे बनने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सभी व्यक्ति तो बड़ी महान थे। अब मेरे जैसे व्यक्ति का सौभाग्य रहा है कि सभी के साथ काम करने का मौका मिला है, तो उनके काम की शैली से कुछ हम लोगों ने देखा है, जाना है, और जो उद्देश्य तय करते थे अपने जीवन का उस उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए, भरसक काम किया जाए, यही मेरी कोशिश रहती है। और कहीं भी लगता है कि कोई काम सही नहीं हो रहा है और सही गलत का पैमाना है कि हमारा जो संविधान नियम कानून कहता है उसने जो निर्धारित किया है, और सरकारें हैं, सरकारों को उनके हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं संविधान नियम कानून ने जो निर्धारित किया उसमें कुछ कमी है, खामी है, या आपकी नज़र में वो सही नहीं है, तो उसमें बदलाव करने की बात करनी चाहिए। मगर जब तक वो हैं तब तक उनके हिसाब से काम करना ये सरकारों का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री, मंत्री या जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं, वे जब अपनी कुर्सी हासिल करते हैं तो वे सभी शपथ लेते हैं इस बात की कि हम नियम संविधान के हिसाब से काम करेंगे, चलेंगे। मुझे लगता है कहीं इसमें कि ठीक नहीं हो रहा है, विचलन हो रहा है, या कोई व्यक्ति, कोई विभाग जो काम कर रहा है वो नियम संविधान की भावना के विपरीत है, तो मैं सवाल उठाता हूँ उस पर। और उस समय मुझे ये नहीं सोचना रहता है कि इसका असर मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से राजनीति है, अपना दल है, अपनी सरकार है, विपक्षियों के दल हैं, या कोई व्यक्ति है जो जिससे मेरे संबंध बड़ी मधुर हैं, तो मैं उसके हिसाब से उन बातों को न उठाऊं। मैं यह नहीं सोचता हूं, मैं बातों को कहता हूं। और यही आपकी यही खासियत आपको पीपल्स लीडर यानी जन नेता के रूप में अब ये तो व्याख्या करने वाले, विश्लेषण करने वाले बताते हैं, या किसी ने किताब लिखा उसने टाइटल रख दिया, वो टाइटल कहाँ तक हम पर फिट करता है, हम खुद उसका जजमेंट करने लगेंगे तो ये उचित नहीं होगा। नहीं, आप अगर आत्ममंथन करते हैं तो क्या आपको लगता है क्योंकि आत्ममंथन या आत्मविवेचना, आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन में, आत्मविवेचना में लगता है कि जितना हम करते हैं उससे बहुत अधिक करना चाहिए, या इस बारे में जितनी हिम्मत हमको है कि हम ये करें उससे और अधिक हिम्मत रखने की ज़रूरत है। तो मैं जो करता हूँ वह अपनी क्षमता का या अपनी सोच का नहीं लगता है कि 25-30% से अधिक होगा। और इतने में ही लोग कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और मुझे भी कभी कभी लगता है कि लोग जो सोचते हैं मेरे बारे में वो कितना सही है,
तो विश्लेषण करने पर लगता है कि मेरे अंदर उतनी ईमानदारी नहीं है जितनी ईमानदारी होनी चाहिए। संघर्ष करने का जितना मादा होना चाहिए उतना नहीं है, और मोटा मोटी मैं बीच का रास्ता लेकर चलता हूँ, जिसको मध्यम मार्ग कह सकते हैं, उसको लेकर चलता हूँ। और इस मध्यम मार्ग में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि लोग कहने लगते हैं कि आप तो अतिरेकी हैं, आप तो कोई एक विषय उठाते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी। तो मुझे यही लगता है कि फिर आदमी विषय उठाए ही नहीं, जैसे समाज चल रहा है वैसे चलिए, और जैसी धारा बह रही है अगर उसको वैसे ही चलने के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर हमारी उपयोगिता क्या रह जैसी जाएगी? हवा बह रही है उस हिसाब से चलिए। तो क्योंकि आज दिखाई पड़ती है, देखिए मैं तो जमशेदपुर से पहले भी विधायक था, उसके दूसरे हिस्से से आज भी विधायक हूँ। माना जाता है कि देश के एक प्रतिष्ठित और नामी उद्योग घराना है जिसका वह शहर है, और प्रशासन भी वहाँ उसके दायरे में है। मैंने 15 वर्षों में वहाँ रहकर जो अनुभव किया है, मैं कहता हूँ कि झारखंड की जो सरकार है वह 24 ज़िलों में से केवल 23.5 ज़िले में है। जो जमशेदपुर का आधा ज़िला है वहाँ झारखंड की सरकार काम नहीं करती है। और मेरा ये विचार और दृढ़ होते जा रहा है, दिन पर दिन मैं देखता हूँ। मैंने विधानसभा में कई सवाल उठाए जमशेदपुर को लेकर, जहाँ सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, जहाँ सरकार को नगरपालिका सुविधाओं के लिए जनता के बीच में जो नियम कानून बने उनका पालन करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि सरकार हमेशा ही हाथ पैर खींच लेती है, और एक बड़ा जिम्मेदारी टाटा स्टील की संस्थाएं हैं जो नागरिक सुविधाएं देती हैं, जिसको है तो वो देते हैं। मगर मेरा ही कहना रहता है कि भाई कोई एक तो ऐसा बिंदु होना चाहिए, कोई एक ऐसा पद व्यक्ति होना चाहिए जहां हमको गुरेज होता है कि भाई ये सुविधा हमको बढ़िया से नहीं मिल रही है या कोताही हो रही है, हम वहाँ शिकायत करें, शिकायत का निष्पादन हो। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं टाटा स्टील नहीं है, वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो टाटा स्टील के MD VP जिनसे भेंट होती है, मैं सबसे कहता हूँ कि आपका उद्योग चल रहा है, बड़ा उद्योग है, मैं भी प्रशंसक हूँ कि भाई आप से झारखंड की शान आप हैं, इसलिए आप उद्योग है, व्यापार है, सप्लाई है आपके, इससे मुझे कुछ भी नहीं लेना देना है। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें कि आप मुझे ठेकेदारी दे दीजिए, आप मेरा ये काम कर दीजिए, मेरे इनको नौकरी दे दीजिए। मेरा आपसे जुड़ाव केवल एक बिंदु पर है, वह बिंदु है कि नगर पालिका जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को एक समझौता के तहत आपने अपने हाथ में ले लिया है। राज्य सरकार के साथ एक समझौता हुआ है, टाटा लीज एग्रीमेंट। उसके हिसाब से जितनी जन सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, पार्क है, मैदान है, खेल कूद है, ये सब आपको उपलब्ध करानी है। और आपने अपने समझौता में यही कहा है कि ये हम अपने खर्चे पर उपलब्ध कराएंगे, और सरकार ने कहा है कि अपने खर्चे पर उपलब्ध कराएंगे, मगर अगर आपको कुछ उसके लिए शुल्क लेना होगा, चार्ज करना होगा, तो उतना ही करेंगे जितना राज्य की सरकार ने अपनी नगर पालिकाओं के लिए तय किया है। तो ये होना चाहिए, और मैं देखता हूँ ये नहीं होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ, सरकार के पास आता हूँ, मौन साध लेती है सरकार। विधानसभा में मेरे उत्तर का जवाब भी सरकार नहीं दे पाती है। इसीलिए मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री से भी कहा कि 23.5 ज़िले में आपकी सरकार है साहब, आधा ज़िला आपके हाथ से बाहर है। नहीं, अगर औद्योगिक घराने और राज्य की विधि व्यवस्था, इन सब चीज़ों को अगर सबको अगर हम अलग अलग मार्क करने लगे तो 23.5 से भी शायद कम मिलेगा। बहरहाल आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन की हमने बात इसलिए भी की कि झारखंड में कितने नेताओं में आपको लगता है कि वो अपनी राजनीतिक भूमिका को ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं? जैसे एक हम लोगों के यहाँ कहावत है, पुरानी पौराणिक कहावत है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो किसी दूसरे के बारे में हमारी सोच है, हमारी धारणा है, उसको सार्वजनिक मंच पर किसी भी तरह से रख देना मुझे उचित इसलिए नहीं लगता है कि हर व्यक्ति के कुछ खास, एक सामूहिक तौर पर कुछ खास पहलुओं को ही हम लोग देखते हैं। नहीं, अगर जैसे आपने अभी मथुरा महतो जी की बात की, मथुरा महतो जी से मेरे बड़ी आत्मीय संबंध है। 2005 में मैं समिति का अध्यक्ष था, सभापति था, उसमें वो सदस्य थे। तब से हम लोगों के संबंध बड़ी मधुर हैं। मैं नहीं जानता था कि उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा भी पहलू है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इतना काम किया है, स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, वो चला रहे हैं। मुझे कुछ महीने पहले ये जानकारी मिली
तो मैं तो बड़ी अभिभूत हुआ उनके व्यक्तित्व से। अब मैंने उनसे कहा भी कि आपकी पार्टी में ही कई ऐसे नेता है, और खासकर संथाल परगना का जिक्र करे तो संथाल परगना के नेताओं को क्यों नहीं सिखाते कि वो शिक्षा का अलग जगह है आपकी तरह। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति कुछ लोग आदर्श ज़रूर मान लिए जाते हैं या आदर्श बन जाते हैं, लेकिन उनको उनसे दूसरे लोग क्यों नहीं प्रेरणा लेते। जिस नेता की किसी विषय में जितनी समझदारी है वह उस समझदारी के हिसाब से काम करता है और अपनी भूमिका वह तय करता है। अब वह भूमिका सार्वजनिक आलोचना का कारण बने, प्रशंसा का कारण बन सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ उन सभी को, अगर कोई मंत्री है तो मंत्री के रूप में उसने क्या किया है, विधायक है तो विधायक के रूप में विधानसभा में क्या कर रहा है, इसके अलावे उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके व्यावसायिक जीवन या कोई अन्य जीवन है उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है मुझे। इसलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से देना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। मैं तो मानता हूँ कि सभी अपनी सीमा मर्यादा के हिसाब से जितना सोचते हैं काम करते हैं, मगर कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जो विचलित करने वाली हैं। मैं अभी तक सार्वजनिक रूप में इनको शेयर नहीं किया है, आपसे मैं पहली बार कह रहा हूँ कि सरकार के विभाग हैं, जो विभाग हैं जिनको वर्क्स डिपार्टमेंट कहा जाता है, आरईओ है या और कोई हैं जहाँ ठेकेदारी का काम होता है, अब मुझे सूचनाएं मिल रही हैं कुछ महीनों से कि ये जो काम क्षेत्र में हो रहे हैं ये अब सब टेंडर मैनेज हो जा रहे हैं इसके। और मैनेज होने में जो ज़िले के संबंधित अधिकारी हैं, जो ज़िले में विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी भूमिका की जब वो व्याख्या करते हैं तो लगता है कि अगर ऐसा ही होता रहेगा या ऐसा ही हो रहा है तो हम लोगों के नियम कानून संविधान का क्या मतलब है। तब तो 80 लोगों के विधानसभा में कोई साल में 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ दे के 45 विधायक को अपने साथ रख लेगा, सरकार चलेगी चाहे वो जो कुछ भी करे। हाँ, जिसकी भी दल हो या जिसकी भी। तो अब मुझे इसके पक्के आंकड़े नहीं मिले हैं, मगर लोग ये बता रहे हैं, कई ठेकेदार भी मेरे पास आए, कई अफसर भी मेरे पास आए कि साहब तय हो जाता है कि 2 ही टेंडर डलेगा इसमें। एक टेंडर जिसको देना है और दूसरा सपोर्टिंग टेंडर, जिसको सपोर्टिंग टेंडर, चाहे वो सिंगल टेंडर ना हो जाए। बाकी किसी ने तीसरा टेंडर डाला तो उससे वापस कराया जाता है, विड्रॉ कराया जाता है। 2 लोग तो मेरे पास आए जिन्होंने विड्रॉ किया है और कहा जा रहा है कि आपको हम कहीं और काम देंगे। अब एक तरफ तो सरकार ने ये बना दिया है कि हम शेड्यूल रेट से जितना भी नीचे जा सकते हैं उतना कोट करिए। पहले था कि 10% से नीचे नहीं जा सकते हैं। एक तरफ तो लोग खूब नीचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कई ज़िलों में ये काम शेड्यूल रेट पर हो रहे हैं या शेड्यूल रेट से 1% ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि टेंडर 2 को ही डालना है। अब उसमें हिस्सेदारी बन जाती है कि इसमें आप इतना प्रतिशत, उसमें हाँ, इतना प्रतिशत। तो कोई ठेकेदार अगर शेड्यूल रेट पर ही काम मिल जाता है और 5% 7% कहीं वो फेंक भी देता है तो उसको तो नुकसान नहीं होता है। अगर वो 10% नीचे लेता है तब भी उसको कई तरह के कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हाँ, और यहाँ तो शेड्यूल रेट पर, यहाँ तो शेड्यूल रेट पर मिल रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? तो राज्य के खजाना को हो रहा है, राज्य के खजाने को और काम की क्वालिटी। क्योंकि कोई 10% नीचे जाकर करता तो 10% तो सरकार का बचता है ना, उसमें इसमें बचता नहीं है। अब मैं कभी लगता है कि इसमें सूचना संग्रह करूं न करूं, मैं इसमें कितना टांग अड़ाऊँ, कितना हद तक इसमें मैं आगे जाऊं, तो मेरे मन में ही अभी वहाँ पहुँच चल रहा है। चलिए, आपकी सूचनाएं हमारे लिए भी काम आएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। तो सूचनाओं के संग्रहण में खास दिलचस्पी रही है सरयू राय जी की, और ये सूचनाएं मीडिया कर्मियों को भी या हमारे जैसे मीडिया कर्मियों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हुई है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इनसे कुछ और सूचनाएं, कुछ और जानकारी, कुछ और बातें संग्रह करेंगे। ब्रेक टाइम में तांद्र में पे पेंजल का द सोरेंसो और द सोरेंसो रे तिहिन इनसो के मनाया मरांग पेड़ा पूर्वी जमशेदपुर खन विधायक निर्दलीय विधायक सरयू राय बड़ांग दो बीजेपी रे थाकना निदो निर्दलीय विधायक मना चिकाते बीजेपी खन निर्दलीय ना नुआ सनामुन बढ़ाई गया मेनखान इन सोगे दूर जपाम कना थोड़ा राजरिया काज का राजकाज रिया बात कथा को हुई कना दिला तो ना लहा से जा
इस सरकार ने अभी अभी 2 साल पूरा किए हैं। 2 साल की उपलब्धियों का एक बड़ा ब्यौरा, एक बड़ी रिपोर्ट इन्होंने पेश की है। विपक्ष उनकी अपने नज़रिए से लेती है। आप चूँकि इंडिपेंडेंट भी हैं, तो एक इंडिपेंडेंट व्यूज़, एक इंडिपेंडेंट राय हम आपकी जानेंगे कि क्या सरकार वाकई 2 साल में वो कर पाई जिन वादों को लेकर वो जनता के पास से होकर आई थी? देखिए, इसकी शुरुआत में मैं एक बात आपको कह देना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार जिनके नेतृत्व में चल रही है, श्रीमान हेमंत सोरेन जी, उनसे व्यक्तिगत संबंध मेरे बहुत मधुर हैं, स्नेह के, प्यार के संबंध हैं। वो भी प्रतिष्ठा देने में कमी नहीं रखते हैं और मुझे भी उनके पिताजी के समय से हम लोगों ने काम किया है, तो उसके नाते एक स्नेह का रिश्ता रहता है। 2 साल का विश्लेषण जब आप करना चाहते हैं तो इसको अगर आप सही रूप से बेबाकीपूर्ण करिएगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा कोरोना के खाते में चला जाता है। इसलिए अगर सरकार में आलोचना के लायक बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तभी लगता है कि एक विशेष परिस्थिति थी, जिस विशेष परिस्थिति में उतना नहीं हो पाया जितना इनको करना चाहिए था। मगर आप जो भी कर रहे हैं उससे एक दिशा पता चल जाती है कि आपने जो भी किया है वह किस दिशा में आप जाना चाहते हैं, किस दिशा में राज्य को ले जाना चाह रहे हैं। उसके बारे में हम सोचते हैं तो मुझे थोड़ी निराशा होती है इस सरकार से। और निराशा इसलिए होती है कि मुझे इसमें कोई भी सोची विचारी हुई सुनिश्चित अवधारणा दिखाई नहीं पड़ती है जो राज्य के विकास के संदर्भ में। हम किसी वर्ग को खुश करने के लिए हम कोई एक मैसेज दे दें, किसी को सुविधाओं से अलग करना उसके लिए कोई एक मैसेज दे दें, ये अलग विषय है। मगर राज्य के विकास की अवधारणा में तो देखना ही पड़ेगा कि हमारे संविधान के जो प्रावधान हैं, नियम कानून जो हैं, हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम बहुत कुछ चाहकर भी उसको नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोग भी तैयार हैं, आप जो करेंगे अगर न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगी वो बातें, तो न्यायालय के द्वार खुले हुए हैं। इसीलिए न्यायालय में जितने मुकदमे हैं और जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये साबित करते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उनसे जनता संतुष्ट नहीं है कि ये सारी चीज़ें न्याय की कसौटी के हिसाब से हो रही हैं। और मैं खुलकर कहता हूँ, व्यक्तिगत बातचीत में भी कहता हूँ कि अगर कोई सरकार ये चाहे कि हम न्याय की कसौटी से अलग जाकर हम कुछ कर लेंगे तो कुछ चीज़ें हो जा सकती हैं, मगर व्यापक चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जिनका हित टकराएगा तो इसके रास्ते में खड़ा हो जाएंगे। देखिए, सड़क, नाली या पानी या बिजली, इन मुद्दों पर इस सरकार को जनता ने नहीं बिठाया या इन मुद्दों पर सरकार नहीं बनी। ये सरकार बनी थी नीतिगत बातों को लेकर, 1932 का खतियान को लेकर के, झारखंडी भावनाओं की बातों को जीत करके, उन बातों से दिल जीत करके यह सरकार बनी थी। क्या लगता है वाकई उन चीज़ों पर ये सरकार काम कर रही है? देखिए, एक स्थानीय नीति की अगर हम चर्चा करें, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में भी था, मगर इस सरकार बनने में बहुत बड़ा योगदान उनका भी है जो पिछली सरकार से निराश हो गए थे कि पिछली सरकार को जैसा करना चाहिए था उसने नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। उसके कारण ही जो वर्ग 1932 के खतियान का या झारखंडीपन की पहचान का आधार है, उस वर्ग को भी एक बड़ी ठेस लगी थी पिछले सरकार के कुछ निर्णयों से। वह भी एक बड़ा कारण था गोलबंदी का। तो इस मामले में तो कभी कभी दिखाई पड़ता है कि भाई जो झारखंडीपन की बात है, भले ही 1932 के खतियान की बात ये सरकार ने नहीं किया हो, मगर कई ऐसे निर्णय इन्होंने लिया है, नियोजन नीति बनाने में हो या नौकरियां देने में हो, या पहले जो इंटरव्यू हो गए हैं, इम्तिहान हो गए हैं, उनको भी स्थगित कर देने में हो। तो संदेश तो ये देना चाहते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ संदेश ही गया है। हाँ, मगर मेरे सोचने में लगता है कि हम संपूर्णता से इस राज्य के लोगों के बारे में विचार नहीं करेंगे तो किसी एक वर्ग को वंचित करके दूसरे को हम एक सीमा से अधिक फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। एक तो इस राज्य में राज्यपन की भावना आनी चाहिए। राज्य में जो भी रहने वाला है वो समझे कि ये राज्य हमारा है। कोई भी राज्य जब अलग होता है, 1935 में बंगाल अलग हुआ,
नहीं, 1911 में बंगाल अलग हुआ, उस समय का आप इतिहास पढ़ेंगे, देखेंगे। 1935 में उड़ीसा बना, उसका देखेंगे। तो 10-15 वर्षों तक तो ये चीज़ें, द्वंद्व की चीज़ें चलती रही हैं। बंगालियों का बड़ी वर्चस्व है, ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें चलती रही। बाद के दिनों में ये स्थिर हो जाती हैं। और हाँ, जब तक स्वशासन या प्रशासन उनके हाथ में ना आ जाए। जबकि स्वशासन भी उनकी पहचान नहीं बन जाता है। तो इस राज्य में भी 20 साल हो गए, और 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। तो एक तो हमको ये यहाँ तय करना पड़ेगा कि यदि हम, आप कहते हैं कि जिन मुद्दों पर ये सरकार बनी है उन मुद्दों को हम कसौटी माने, तो पिछले 20 वर्षों में उन मुद्दों पर एक राज्यपन की भावना से काम करने की बात, नीति बनाने की बात आती है कि नहीं आती है। अगर उसमें कहीं कमी है तो आज की सरकार ने अपने चुनाव में जीतने के लिए जो मुद्दे उठाए, वो मुद्दे से जुड़े हुए लोग थोड़ा तल्खी से साथ आएंगे और आपके साथ बड़ी तेज़ी से आ जाएंगे। मगर हम 20 साल पीछे का भी विश्लेषण करेंगे तो हमको ये लगता है कि सभी सरकारों में कुछ कमियां रही हैं, और वे इस राज्य की बेहतरी, कमियां बरकरार है, वो कमियां बरकरार हैं, वो कमियां बरकरार हैं। उनको दूर करने के लिए एक तो हमको कई मुद्दों पर आम सहमति की बात करनी होगी। राजनीतिक दल कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, मगर एक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए जहां हमारी आम सहमति है। साहब, हम इस पर आम सहमति कायम करें। वह आम सहमति कायम करने का कोई प्रयास हुआ नहीं है। तो एक आम सहमति 32 के बजाय अगर 85 हो सकता था क्या? नहीं, 85, मैं तो कहता हूं कि देखिए, केवल हम 85 करें या 32 करें तो ये करने का कारण क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं? एक समाधान, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है। हम जब भी तय करेंगे स्थानीयता क्या है या नियोजन की नीति क्या है, तो हमारे दिमाग में ये बात आएगी ना कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसके कारण से जो ऐतिहासिक रूप से जो लोग वंचित होते रहे, छूटते रहे हैं, वो लोग आगे भी छूटते जाएंगे। इसलिए हमको ये करना है। तो हम कभी भी गंभीरता से विचार करें कि 1932 का हमने खतियान लागू कर दिया, तो उस खतियान के लागू करने के दायरे में कितने आएंगे और कितने हैं जो उस दायरे से बाहर जाएंगे, इसका विभाग विश्लेषण होना चाहिए। वो नहीं हुआ है कभी भी। जब हेमंत सोरेन जी पहले दौर में मुख्यमंत्री थे, उस समय भी समिति बनी थी इसको तय करने के लिए, और काफ़ी इस पर विचार विमर्श हुआ था। जी, राजेंद्र सिंह उस कमेटी के बहुत आगे हम बढ़ नहीं सके। आज ये सरकार है तो कम से कम इस सरकार में कहा जा सकता है कि जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनसे जुड़ी हुई ये सरकार है। सरकार के मुख्यमंत्री पहले रघुवर दास थे, वो नहीं थे उससे जुड़े हुए, तो वो अगर कुछ करते हैं तो एक तल्ख प्रतिक्रिया होगी। मगर ये बैठकर तय करें कि 1932 है, 85 है या 2000 है, इनको हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से उस कसौटी पर कसेंगे जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि यहाँ के लोग लाभ लेने की स्थिति में कितना है। हमारे पास कुआं है, समुद्र है, हमारी बाल्टी जितनी बड़ी है, रस्सी कितना बड़ा, उतना ही हम उससे खींच सकेंगे पानी। तो आज इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो स्किल डेवलपमेंट के भी काम हुए उसमें ये प्रयास नहीं हुआ। जो बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों से भी बात करके ये कोशिश हो कि भाई आपकी नियुक्तियों में ये यहाँ के लोग भागीदारी हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको आप साल भर के लिए प्रशिक्षित करिए ना। आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो प्रश्नावली आती है, इम्तिहान लेते हैं, तो उसमें यहाँ के चुनिंदा नौजवानों को, लोगों को, उनको तो इसके लिए दक्ष बनाइए, कोशिश करिए। ये होना, चाहे सरकार का चेहरा कोई भी हो, ये होगा तो हम मानेंगे कि हम एक लंबे समय के लिए इस राज्य को तैयार कर रहे हैं। और तब आज जो अस्थिरता है, यानी दीर्घकालीन कार्यक्रम आपको किसी सरकार में नज़र नहीं आया, और इस मौजूदा सरकार सोच भी नहीं है। नज़र आए तो एक अलग बात है जी। जब तक आपकी सोच आपकी होगी, आप बिना संकोच के आप उससे भी इस पर बात करेंगे जो आपका विरोधी है, या जो आप मानते हैं कि जो इसके रास्ते का अड़चन है, या इसमें जिसका निहित स्वार्थ है, उससे भी आपको वार्तालाप करना होगा, डायलॉग करना होगा, समझना होगा, समझाना होगा। तब एक राज्य की मुख्य धारा बनेगी जो वास्तव में सही मामले में इस राज्य को विकास की ओर ले जाना, इस राज्य के रहने वालों के बीच एक राज्यपन की भावना पैदा करना, और
इस राज्य में जो बुद्धिमत्ता है उसको इतने हम संसाधन पैदा करें कि वो बुद्धिमत्ता आगे आ सके, ऊपर आ सके, दक्ष हो सके, प्रवीण हो सके अपने काम में, इसमें कमी रही है। ये होता हुआ मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा है। मैं इस राज्य की पहली सरकार से बात कर रहा हूँ, बाबूलाल मरांडी जी जब मुख्यमंत्री हुए थे तब से मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं भी जो स्थानीय लोग हैं या जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ऐतिहासिक कारणों से वो पीछे हैं, तो उन ऐतिहासिक कारणों की शिनाख्त करके उसका निदान हमको करना चाहिए। केवल 5 साल बाद चुनाव है। एक कमी मैं महसूस करता हूँ कि जिनमें झारखंडीपन नहीं है उनमें कैसे लाया जाए झारखंडीपन, उनको उनमें कैसे ये भाव जगाया जाए, और जिनमें झारखंडीपन है उनका झारखंडीपन भी समृद्ध हो, विकसित हो, या उनके अंदर भी ये भाव आए। दोनों ही तरफ चुनौती है। जिनके पास है वो भी खोते जा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है उनके पास कैसे लाया जाए, ये इन दोनों पर ही काम नहीं हुआ। कि इसमें एक तो देश का संविधान है, कानून है जो कहता है कि आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और दूसरा वर्ग है कि अगर ऐसे लोग हमारे यहाँ आकर बस जाते हैं, रह जाते हैं, तो हमारा जो हक है बुनियादी, वो हक ये ले लेते हैं, हमको नहीं मिलता है। तो तनाव तो यही होता है। झारखंडीपन को परिभाषित करने की भी कोई कोशिश नहीं हुई है। जो आम धारणा है, रूढ़ धारणा है, उसी को सब मान लेते हैं। हमारी समझ से वो अलग है, आपकी समझ से अलग है। जैसे एक हाथी के अलग अलग अंगों को छूकर लोग उसके बारे में करते हैं। तो आज एक तो हम लोग एक आम धारणा झारखंडीपन माने क्या, अगर हम केवल जो झारखंड आंदोलन के लिए संघर्ष किया उनको हम कुछ सुविधाएं देकर हम मान लें कि हम झारखंडीपन के पैरोकार हैं, तो केवल यही पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस राज्य की जो विशेषताएं हैं, उस राज्य की विशेषताओं के हिसाब से हम यहाँ के विकास की योजनाएं बनाएं। कोई आदमी जो अलग संस्कृति का है, अलग सभ्यता का यहाँ बसा है, चूँकि यहाँ अंग्रेज़ों के समय से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी, उद्योग बढ़े, तो देश भर के लोग आए। और देश भर के लोग शुरुआती दौर में आए तो 100% जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं उसमें बाहर के लोग आए, और जो लेबर क्लास है उसमें भी यहाँ के लोग पूरी तरह तैयार नहीं थे कि हम उसके लिए जुड़ सकें। तो उसमें भी लोग आए, वो यहाँ रह गए, बस गए। तो यहाँ की एक संस्कृति सामासिक संस्कृति हो गई, जिसमें हम कहते हैं कि एक फुलवारी है, अलग अलग सुगंध और अलग अलग रंग के फूल खिले हैं, सुंदर लगती है। कोई माली है तो उसको काट छांट करना चाहिए, इसलिए कि वो फुलवारी सुंदर लगे, इसलिए नहीं कि किसी एक रंग, एक सुगंध के पुष्पों को हम वहाँ से हटा दें, ख़त्म कर दें। तो ये हमको पहले, जो खास करके नई पीढ़ी 20 वर्ष में उभरी है, जो बालिग हुई है, जो समझदार हुई है, उसके भीतर में जो प्यास है, उस प्यास को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और हमने नहीं किया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में इस धारणा को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। जो आम तौर से काम चलते रहें उसी रास्ते पर हम भी चलते रहें। एक कहावत है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, बिना लीक तीनों चलें शायर शेर सपूत। तो हमने एक नई लीक बनाने की कोशिश नहीं की है। पुरानी ढर्रे पर ही चलते आ रहे हैं, उसी में एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, इसी में अपनी वाहवाही करते रहते हैं। ये सब चीज़ें होते रहती हैं। अब कोई बौद्धिक वर्ग भी खड़ा हो, यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, आप कहिएगा तो XISS है, XLRI है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें प्रोफेसर हैं। ये सब मिलकर भी अगर इसका कोई निदान खोजें, रास्ता खोजें, तो शायद लंबे समय तक बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और 5-7-10 साल के भीतर यहाँ के लोग सक्षम हो जाएंगे कि हम अपना सारा काम करने की योग्यता हासिल कर लें। और अब आप हमें समाहित कर लें, यानी आप समायोजन के लिए तैयार हैं। बोलो, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नोडे नोकते हुई ना हुडी मांग ब्रेक हतावरिया अड़ी दामना कथा को ले कना सरियु राय मेनखान नरसेना जीरो लन के बुन इन्हें का तैयार होना दामना कथा को बुन गालमरावा। ब्रेक टाइम में आता में प्या पेपे निलकना दा सोरेन सो रे तेहिं जिनसोंगे निर्दलीय विधायक सरयू राय मिनाया। सरयू राय कोई कथा दो और कोई सरकार हो बाय नेग्लेक्ट दड़िया, बाय इग्नोर दड़िया, मेन दड़िया।
तेज दिन संगे मेनाया अड़ी दामाना कथा लिंग गालमाराव कना राजहित राजकाज लिंग गालमाराव कना देला लहा से बन आरबन आंजम लगी आरबन गालमाराव लगी। हेमंत सोरेन सरकार को रघुवर दास की सरकार से किस तरह से अलग आप देख सकते हैं, या इन दोनों में क्या तुलनात्मक अध्ययन करना चाहेंगे? हालांकि वो 5 साल की सरकार थी, ये अभी 2 साल की सरकार है। कई ऐसी बातें इसमें कहनी पड़ेंगी जो बड़ी अप्रिय लगेंगी लोगों को, मगर चूँकि मैं इसको ऐसे जगह भी कहता हूँ जहाँ ये बात पहुँचानी चाहिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर दास जी के नेतृत्व में बनी थी। उसमें एक तो डबल इंजन का पुट था, तो जो स्नेहपूर्ण संबंध भारत की सरकार से था उसके कारण से जो उसको कई चीज़ें आराम से विरासत में मिल जाती थी, वो इस सरकार को नहीं है। दूसरा कि जब हम निगेटिव धारणा पक्ष को देखते हैं तो आजकल हर सरकार को चलाने में एक कोठरी बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये 5-7 लोग ही है, उसमें भी कहते हैं फलाना ऐसा है फलाना वैसा है, अफसरों की एक टीम बन जाती है। तो उस समय जो इस तरह का समीकरण बना था, जो लोग प्रभुत्व के स्थान पर थे, वो जिस काम को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इंटेलिजेंटली करते थे, वही काम यहाँ भी हो रहा है, मगर उस हिसाब से नहीं हो रहा है। इसलिए इस सरकार में कुछ गलत भी काम हो रहे हैं तो उनका उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना उस सरकार में जो गलत काम करने वाला समूह था वह 5 साल के भीतर अपना प्रभाव छोड़ गया। और मैंने कई जगह कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं इस सरकार में अधिकारियों का समीकरण देखता हूँ, जो गैर अधिकारी हैं, जो पद पर आने वालों के साथ जुड़ जाते हैं, तो उनके समूह को मैं देखता हूँ तो लगता है कि पिछली सरकार में जो हाथी उड़ाने वाले महावत थे, वो उसमें से अधिकांश महावत इस सरकार में भी हाथी को नियंत्रित करने में लग गए। तो उसमें तो उन्होंने हाथी उड़ा दिया, अब इसमें हाथी उड़ाएंगे कि हाथी बैठाएंगे, जंगल में चरेंगे, ये समय बताएगा। मगर मुझे लगता है कि थोड़ा पथ परहेज करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पिछली सरकारों में जिन लोगों का रिकॉर्ड सही नहीं है, अगर हम अपनी सरकार में भी उन्हीं को महत्वपूर्ण स्थान पर बैठा देते हैं तो इसका एक संदेश ये जाता है कि हम भी उनकी उसी योग्यता का उपयोग अपने शासन में करना चाहते हैं। ये संदेश जाता है। या विकल्पों की कमी हो सकती है? विकल्प की कमी क्या कहिएगा, जो आदमी IAS में चुन कर आया है उसमें तो 19-20 का ही बुद्धिमत्ता में अंतर रहता है। ठीक, किसी की सोच व्यापक हो जाती है, वो निर्भर करती है कि उसने भारत सरकार में कितना काम किया है, देश दुनिया में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोग्राम्स हैं उस पर कितना गंभीर रहता है, ये होती है। मगर ये सब लोग 2 महीना 4 महीना में अपने आप को पारंगत कर लेते हैं। तो ये होता है। केवल एक मुझे लगता है कि जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, एक बेहतर अधिकारी के रूप में पहले भी रहे हैं और आज भी अपनी उस विशेषता को उन्होंने कायम रखा है। तो जब ऐसा व्यक्ति सबसे ऊंची कुर्सी पर प्रशासन में आ जाता है, उसके लिए समस्याएं होती हैं। मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं है कि उनको कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, मगर एक तो करते हैं कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है, उसको हम किसी गलत निर्णय के कारण परेशानी में ना पड़ने दें, उसकी सुरक्षा हो जाएगी। मगर और जो कई काम होते रहते हैं निचले पायदान पर, उन कामों को वह व्यक्ति रोक नहीं सकता है, तो मानसिक संताप में रहेगा, खुद ही अपने आप को महसूस करेगा कि मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ साहब, और मैं जो काम नहीं करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के सामने कई वैसे काम हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो एक व्यक्ति जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है, उसकी मानसिकता में ये द्वंद्व रहेगा तो शासन प्रशासन पर असर पड़ता है। अगर उसी तरह के, मेरा मानना है कि आप मुख्य सचिव को तय कर दीजिए और प्रशासन को आप मुख्य सचिव के हिसाब से आप चलने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम नीचे सचिवों में बैठा दें अपने मन का और मुख्य सचिव को कहें कि भाई उन्हें करो, दिक्कत होती है। इसलिए प्रशासन की जो
जो भी व्यक्ति जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा भी अनुभव रखता है वो जानता है कि बिना एक खास समूह बने काम आगे बढ़ता नहीं। मगर वो खास समूह कैसा होना चाहिए, उसका चुनाव बहुत, अगर पहली सरकार का जो खास समूह था वही आज की सरकार में भी हो जाएगा तो उससे हम कोई बहुत पुरानी सरकार की रुखसती में आपकी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी। मुख्यमंत्री को हरा करके आपने खुद को भी साबित किया और इस सरकार को काफ़ी मदद भी पहुंचाई आपके इस निर्णय ने। आपकी सलाह या आपके मशवरे इस सरकार में वक्त पर लिए जाते हैं, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? नहीं लिए जाते हैं। शुरुआती दौर में भी मैंने आपको थोड़ा इससे अलग रखा, प्रयासपूर्वक अलग रखा, और कोई ऐसा अवसर नहीं अभी तक आया है जिसमें इस सरकार में महत्व रखने वाले लोग हमसे किसी बिंदु पर सलाह लेने की बात करें, वो एकदम नहीं है। मुझे कभी कभी लगा तो एक आध बार मैंने खुद से कोशिश किया, और मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई गलतियों से बचना चाहिए। और मैंने सलाह भी रही कि मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, अपेक्षाकृत ही नहीं बल्कि वास्तव में युवा मुख्यमंत्री हैं, तो इनके सामने तो बहुत लंबा समय है राजनीति की कई पारियां खेलने का। हम लोगों का तो अब समय ख़त्म हो गया है करीब करीब। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपको काम करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप लंबी रेस का घोड़ा बने, ये आप कोशिश करेंगे, इस राज्य को भी फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होगा। आपको पत्रचार ही करने पड़ते हैं, तकरीबन हर दूसरे या तीसरे दिन एक पत्र आप मुख्यमंत्री को लिखते हैं। यही परिपाटी पिछली सरकार में भी थी, आप लगातार कई पत्र मैंने लिखा है, मगर मेरे सारे पत्र एक सीमित दायरे में हैं। पिछली सरकारों में मैंने जिन सवालों को उठाया था, विधानसभा में उठाया है, सरकार ने आश्वासन दिया है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक मेरी सीमा यही है। इस सरकार के किसी चीज़ के बारे में मैंने कुछ लिखा या कहा है तो केवल स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहा है। कई सूचनाएं आती हैं, कई जानकारियां आती हैं, मगर जब तक आदमी ठोक पीट के मुकम्मल राय नहीं उसके बारे में बना ले तब तक उनको उठाने का, उनके बारे में लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। मगर कोई किसी एक विषय को जो मैंने उठाया था, आपने जाँच के लिए एसीबी को दे दिया। साहब 1.5 साल हो गए, मुझे जानकारी के हिसाब से एसीबी के जांच पदाधिकारी ने जांच करके रिपोर्ट भी दे दिया है, मगर आगे की कार्रवाई शिथिल है। ऐसे मामले हैं विधानसभा में आपने कहा कि साहब हम जांच कराएंगे, उसमें गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। कई मामलों में सबूत है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एसीबी ही सबूत करके फैसला करे। जो सरकार में बैठे हैं उनको भी गुण दोष के आधार पर फैसला करना चाहिए। तो मैं इन बातों को उठाता हूँ। बल्कि आपने इस बार कुछ कड़ा ही शब्द का इस्तेमाल किया। और मैंने एक बात भी कहा है कि भाई अगर मैं किसी मंत्री के बारे में सवाल उठाऊंगा, किसी विभाग के बारे में सवाल उठाता हूं, तो हमारे संसदीय लोकतंत्र में जिम्मेदारी सामूहिक होती है। तो कुछ समय तक तो हम कहेंगे कि भाई ये तो इस विभाग से संबंधित है, इस मंत्री से संबंधित है, मगर अंततः मुख्यमंत्री से बच नहीं सकते हैं। जिम्मेदारी उन तक जाने की बात है, और कई ऐसी चीज़ें विभागों में हो रही हैं, उसमें से बहुत कम के बारे में मैंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। और दूसरा कि मेरी भेंट उनसे समय लेके मुश्किल से 4 बार हुई होगी। कुछ ऐसे ही विषय थे, कुछ खाने विभाग के थे, कुछ दूसरे विभाग के थे, जिनके बारे में मैंने उनको बताया, सचेत किया कि परहेज़ करना चाहिए और ध्यान देकर काम करना चाहिए, इसलिए कि आपसे स्नेह का रिश्ता है, और उस स्नेह के रिश्ते के कारण से हम लोग को प्रसन्नता होगी अगर आप यश अर्जित करेंगे, अच्छा नाम अर्जित करेंगे। मगर इसके लिए भी कुछ कसौटियाँ होती हैं जिनका पालन करना चाहिए। तो मैं तो इन्हीं ऐसी ही बातों को कहता हूँ। कुछ बातों को मैंने ज़रूर कहा है मिलकर कि जांच होनी चाहिए, काम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब उन पर नहीं कार्रवाई होगी तो आप कितना दिन को इंतजार करेंगे? मैंने इस ब्रेक पे पहला सवाल ही यही किया था कि रघुवर दास और हेमंत सोरेन दोनों की सरकार में किस तरह का फ़र्क देख रहे हैं। उस वक्त भी आप खत लिखते थे, उस पर कार्रवाई नहीं होती थी या अनुत्तरित रहते थे, अब भी वही परिस्थितियाँ हैं। हाँ, उस समय हमारी सरकार थी, मैं उसमें मंत्री था। मंत्री के नाते मंत्री परिषद में भी, बाहर भी जो होता था उसमें मैं सुझाव के रूप में चिट्ठियाँ लिखता था, बताता था। तब इस सरकार में तो मैं बाहर हूँ, मैं निर्दलीय हूँ मगर तटस्थ नहीं हूँ। 2 साल हो गया। पिछली सरकार में भी जब बनी थी रघुवर दास जी की सरकार, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे कि आपका विभाग ऐसा मिल गया, वैसा मिल गया, ये मिल गया। अब कुछ लोगों को लगा था कि मैं सरकार छोड़ दूंगा,
मैं प्रधानमंत्री के पास गया भी था कि मैं सरकार छोड़ना चाहता हूँ 4 अगस्त 2017 में। तो उन्होंने कहा था कि भाई किसी हालत में सरकार छोड़ने की बात तो सोचनी ही नहीं चाहिए आपको। तो 2 साल तक मैंने सबों को कहा था कि 2 साल तक मैं इस सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं 2 साल तक धैर्य रखे रहा। 2 साल के बाद मैंने लिखना कहना शुरू किया। इस सरकार में भी 2 साल हो गए हैं। अब इसकी शुरुआत होनी है। नहीं, मैंने जो सामने चीज़ें आएंगी, हाँ, मेरे सामने जो चीज़ें आएंगी सही नहीं रहेंगी तो उनका विरोध करने में कोई मुझे इतराज़ नहीं है। मगर तब है कि मतलब आपने हनीमून पीरियड जिसे कह सकते हैं, एक ऐसा लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, वो आपने दिया इस सरकार को भी, और वो मियाद भी पूरी होने वाली। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है। नोडे नासने बुन जीरो तायम बुन गालमरावा सरियुराय मिटेन पार्टी बनाव लेदा उना पार्टी ने तुकारे बिना और तिनल हाव कना। ब्रेक तयंग मतम दरा पिया पे nyel kana da Sorenso और दा Sorenso रे तेहिं इन संगे मारांग पेड़ा लेकाते मिनाया पूर्वी जमशेदपुर रे उका खन रघुवर दास जितर करन थैन उंडे खन जितकर काते निर्दलीय विधायक लेकाते झारखंड विधानसभा रे मिनाय सरयू राय अड़ी मारी आर अड़ी गखुड़ विधायक और राजनीतिक कनाय इन संगे तेहिं दूर में पाम कना दिलानो मुचो सेगमेंट रे आर थोड़ा दामाना कथा नुन खन बढ़ाई लेके शुरुआती दिनों में हेमंत सोरेन के बयान बड़े तल्ख होते थे। धीरे धीरे वो अब मध्यम होते चले गए, चाहे वो भाषाई मामलों पर हो या बाहरी और भीतरी वाले मामलों पर हो, वो तल्खियाँ खोते जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये तल्खी उनके आसपास घिरे लोगों की वजह से कम हो रही है या वो फिर वो अब सधे हुए राजनीति की तरह आगे बढ़ रहे हैं? तो देखिए, इस मामले में आप झारखंड का इतिहास देखेंगे 1913-14 से हम लोग देख रहे हैं। जो नेता है क्या बोलते थे। मरांग घूम के जब जयपाल सिंह जी आए, कांग्रेस में शामिल हुए, बड़ा वैक्यूम था। और उसमें शिबू सोरेन जी बाद में आए। उनके शुरुआती दौर की चीज़ों को देखिएगा, बीच में कांग्रेस से समझौता हुआ। तो जब कोई व्यक्ति किसी जिम्मेदारी के पद पर जाता है तो वह अतिरंजित भूमिका नहीं निभा सकता है, क्योंकि जब वो किसी पद पर आता है, जिम्मेदारी में आता है, तो कई तरह के बंधन हो जाते हैं, नियम कानून संविधान, तो उस बंधन में बंधना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति समय के साथ साथ अनुभव समृद्ध होने लगता है तो उसको लगता है कि साहब हम इसके बाहर रहकर जैसी भाषा बोलते थे, जो करने के लिए कहते थे, वो हम जिम्मेदारी के पद बनने पर के आ बाद गए। भी वो तलखी थोड़ी दिनों तक नजर आई। भाषाई विषयों पर अगर मैथिली आगे भी मजबूरी की नजर बात नहीं कर लें तो, आएगी, आप इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी फिर चुनाव का इंतजार करना आगे पड़ेगा। भी समय वैसा रहेगा तो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, मगर मुझे लगता है कि अनुभव समृद्ध हो रहे हैं। परिपक्वता मगर आ रही इसमें है। अपनी उन विशेषताओं को नहीं छोड़ना चाहिए। उन पर मेरा सुझाव है कि अगर उनको भरोसा है, विश्वास है, जो तलखी के शब्द जिस कारण से निकलते थे उसको ज़मीन पर लाना है, धरातल पर लाना, करना चाहिए उस काम को। और उस काम को आप करेंगे तो आपके करने की सार्थकता होगी। नहीं तो फिर तो समझौतावादी आदमी हो जाएगा, तो समझौतों का अंत नहीं होता है। आपने समझौता करना शुरू कर दिया तो इसे स्ट्रेटजी के नाते, रणनीति के नाते आपने तो कर लिया तो ठीक है, मगर ये समझौता ही अगर नीति बनते जाएंगे, आपके तो व्यक्तित्व में, आदत में वो शामिल हो जाएगा, वो तो फिर पॉलिसी बन जाएगी आपकी, तब तो फिर आप समझौतावादी हो जाएंगे। इसलिए मैं तो चाहूँगा इनसे कि समझौतावादी ना बने, रणनीति के तहत ज़रूर कभी ऐसे कदम उठाने हों जिसको कहते हैं कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, तो करना चाहिए। मगर आप जिसमें भरोसा करते हैं उस पर अडिग रहना चाहिए। अगर आपके भरोसा में ही बदलाव हो जाए कि साहब मैंने जिन पर भरोसा किया था वो पर्याप्त सूचनाओं पर आधारित नहीं था, पर्याप्त अनुभव पर आधारित नहीं था, अब हमको अपने भरोसा में ही बदलाव करना पड़ेगा, तो एक अलग विषय हो जाता है। अब देखिए कसौटी है, हेमंत सोरेन जी अपने आप को इस कसौटी पर किस तरह से कसते हैं। हाँ, मॉब लिंचिंग एक बार फिर से राज्य में एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ मॉब लिंचिंग हुई जहाँ सिमडेगा की घटना का पूरी जानकारी आपके पास भी है, एक तरफ धनबाद में भी हुई। क्या लगता है मॉब लिंचिंग को लेकर के विधानसभा में जो कानून लाए गए, यानी जो बिल लाए गए,
वो इस तरह की घटनाओं को रोक लगाने के लिए पर्याप्त है या सही है? नहीं, पर्याप्त भी नहीं है, और मुझे लगता है कि इस तरह के कानून बनाने से परहेज करना चाहिए। कानूनों की अधिकता होने से कानून का महत्व ख़त्म होता है। पहले तो हमारे आईपीसी सीआरपीसी में जितने प्रावधान हैं उसके तहत हम इस काम को रोक सकते हैं कि नहीं। अगर ऐसी घटनाएं हो गई और हमारे कानून में जो ताकत मिली है वो कम साबित हो गई, न्यायालय के कुछ ऐसे फैसले हो गए कि हमारे पुलिसिया अनुसंधान सही होने के बाद भी न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहे हैं, तब तो है कि अलग हम बनाएं। और जो कानून आया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कानून मुझे लगता है कि एक हवा में बह जाने जैसा है। या जो कुछ दल के लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए वही बात मैं कहने वाला था। उस रूप में तो नहीं, बल्कि पूरे देश में आज जो मोटा मोटी दो रेखाएं विभाजन की हो गई हैं, एक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस और अन्य, और एक भाजपा और अन्य, तो इसमें मान लिया जाता है कि मॉब लिंचिंग जो है वो भाजपा पर चाबुक चलाने वाला एक हथियार हो सकता है, ये शब्दी हथियार हो सकता है। और ये तब और विश्वास को बल मिलता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। क्यों ना प्रतिक्रिया व्यक्त करें, उनकी खामोशी भी उनके राजनीतिक। तो मैं दूसरे पक्ष में खड़ा हूँ साहब, और बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़ा हूँ। ये दिखाने के लिए ही ऐसे कानून होते हैं, समझे ना। तो कोई वर्ग तो हमेशा ही वर्ग को तो दोनों को इनका फ़ायदा मिलेगा। जो इस पक्ष का समर्थन कर रहे हैं उनको भी उनके लिए भी एक वोट बैंकिंग का फ़ायदा मिलेगा। जो विरोध कर रहे हैं कानून बना है ना, ये कोई कानून है ही नहीं, कुछ शब्दों का लचर जाल है। या तो हम तुलना तो करें कि पहले जो हमको शक्तियाँ प्राप्त हैं पुलिस को या मजिस्ट्रेट को, उसमें से कौन सी शक्ति इसमें बढ़ जा रही है। कुछ जुर्माना लगाने की आपके पास ताकत आ गई, कुछ जेल में कुछ दिन ज़्यादा या त्वरित रख देने की ताकत आ गई, तो उससे तो चीज़ें होती नहीं हैं। फिर जो भी आपका कानून है वो आईपीसी के धाराओं की तहत ही कोर्ट में जाएगा, वहाँ जाएगा, जमानत मिलनी हो, सज़ा होनी, सब उसके अनुसार ही होगा। और कई मामलों में सख्त सज़ाएँ हुई हैं, जैसे जो दुराचार हो रहा है बच्चियों के साथ, उस मामले में सख्त सज़ाएँ होती रही हैं। कुछ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, ऐसा आपको महसूस होता है? लगता है इन दिनों में जो खबरें अखबारों में छपती हैं, दोनों को ही ले लें। नक्सली तो कहीं कहीं दिखाई पड़े हैं, नक्सली उभरे भी हैं तो नक्सली दबाए भी गए हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये सरकार में नक्सलियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। बल्कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, और अपराध की घटनाओं के बढ़ने का कारण मेरे हिसाब से ये होता है कि जब हम मान लेते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, वो सॉफ्ट है, मुलायम है, तो इनका हौसला बढ़ता है। हमारी ताकत सरकार की है, वो पर्याप्त नहीं है कि हमको रोक सके, तो हौसला बढ़ता है। इसलिए मैं हमेशा ही इस सरकार को भी कहता हूँ, पहले भी कहता रहा कि आप जो सरकार की ताकत है उसको तो मजबूत करिए। इतने पोस्ट खाली हैं, आप पुलिस में जाइए, अधिकारियों के पद खाली हैं, आप मजिस्ट्रेसी में जाइए, डीसी के ऑफिस में जाइए, पद खाली हैं। तो ये जो काम आपने तय कर दिया है इनके लिए, और इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के काम आते जा रहे हैं, उस पूरे काम को करने के लिए आपके पास अपनी ताकत है कि नहीं, या केवल आउटसोर्सिंग का हम सहारा लेंगे। तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में तो आउटसोर्सिंग आपके काम नहीं आएगी। तो कम से कम इस क्षेत्र को तो आप मुस्तैदी से करिए। अपराधियों को लगेगा कि कड़ाई से शासन हो रहा है तो अपराधी डूब के रहेंगे, नहीं लगेगा तो उनका मनोबल बढ़ता रहेगा। और अभी जो घटनाएं बढ़ रही हैं, मेरे हिसाब से यही इसका कारण है। जो सॉफ्ट गवर्नेंस कहते हैं, मुलायम शासन कहते हैं, वो शासन है, शासन तल्ख नहीं है। क्योंकि जिलों में हम देखते हैं, अपने ज़िले में ही देखते हैं कि पुलिस किस तरह से काम करती है साहब। तो कभी कभी लगता है, इसलिए मैंने एक बड़ी कड़ा शब्द का व्यवहार किया था कि जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, पुलिस के अधिकारी आते हैं, भारतीय प्रशासनिक, भारतीय पुलिस सेवा के, तो संविधान कानून की शपथ लेते हैं और इनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है कि जनता के सेवक हैं। मगर अब लगने लगा है कि ये प्राइवेट सर्वेंट होते जा रहे हैं। ऊपर में हमारे जो बैठा है उसका कोई भी आदेश आ गया तो हम दौड़ गए उसको लागू करने के लिए। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमने जो शपथ लिया है उस शपथ की कसौटी पर यह आदेश ठीक है कि नहीं है, ये अब किंचित विचार नहीं होता है।
और धीरे धीरे शासन प्रशासन में यही कार्य संस्कृति बनते जा रही है। हम किसी पद पर हैं, हमारी बात होगी, कोई मंत्री है किसी ज़िले में तो पुलिस उसके कारण से कहने से किसी पर FIR कर देगी, और किसी पर सही मामले में FIR हुआ तो कार्रवाई नहीं करेगी। ये चीज़ें रोज़ दिखाई पड़ रही हैं, मैं देखता हूँ। तब क्या होता है कि जो शासन में सबसे ऊपर बैठा है ना, उसका इकबाल समाप्त हो जाता है। और मैंने कहा भी है इन लोगों को कि ऐसे समय में कल आप ही की पकड़ शासन से ख़त्म हो जाएगी और नीचे कौन क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। निरंकुशता आ जाएगी निरंकुशता नहीं, आप इस काबिल नहीं रह पाएंगे कि आप शासन को समेट सकें, मुट्ठी में रख सकें, क्योंकि आपके यहाँ ही बैठे 5-10 लोगों में से कौन किस ज़िले में किस काम के लिए किसको फ़ोन करता है और क्या आदेश देता है, किस भाषा में देता है, अब तक सही चीज़ें पहुँचेंगी नहीं, और आपके द्वारा कहे गए सही काम भी उस तरह से नहीं पहुँचेंगे। लोग खुद मुख्तार हो जाएंगे, और जब शासक के चारों तरफ के लोग खुद मुख्तार हो जाएं, मुतमईन हो जाएं, तो प्रशासन पर असर पड़ता है। और मेरे हिसाब से उसी एक कारण से आज शासन की व्यवस्था ढीला हो गई है। एक दल आपके संरक्षण में बना था, भारतीय जनतंत्र मोर्चा, वो दल कितना दूर तक गया? देखिए, इस बारे में मेरी दृष्टि पहले भी साफ रही है कि आज के समय दल बना लेना आसान है, दल चलाना बड़ी कठिन होता है। तब मुझे लगता है कि मैं जो बात सोचता हूँ उस तरह की बात सोचने वाले कोई समूह अगर है राज्य में कहीं, वह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाए तो उससे राजनीतिक सफलता मिले न मिले, परंतु ऐसे लोग जो इस तरह की आवाज़ उठाने वाले हैं उनके लिए एक प्लेटफार्म बन जाएगा। इसलिए मैं उनका संरक्षक हूं, तो मैं भी इसी धारणा के साथ हूं। ऐसा नहीं है कि हम सरकार बदल देंगे और विधायक चुन लेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, या राजनीति की समस्त बुराइयों को हम दूर कर लेंगे। आज संभव नहीं है। एक मंच मिले, एक मंच ऐसे लोग चाहते हैं तो भाई एक मंच खुला है, आप आइए, यहाँ अपनी भूमिका निभाइए। बीजेपी के बारे में थोड़ी बात कर ले। हालांकि अब इस दल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बीजेपी में काफ़ी अरसे तक रहे। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, बीजेपी को किस स्थिति में देखते हैं, किस मुकाम पर देखते हैं? देखिए, बीजेपी में मैं रहा हूँ, जिम्मेदार पदों पर रहा हूँ, और जब बीजेपी के लिए बीजेपी नहीं था, जनसंघ था, राजनीति में 5 आदमी काम करने वाले नहीं मिलते थे, तो उस समय जो 2-4 लोग काम करते थे उसमें से मैं एक रहा हूँ। तो जो नीति सिद्धांत इनकी है, उस नीति सिद्धांत से कोई मेरा मनमुटाव नहीं है, न कोई अंतर है, न मैं उसको ख़राब मानता हूँ। मेरे नीति सिद्धांत भी वही हैं जो इनके हैं। मगर व्यवहार में मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष स्तर से लेके राज्य स्तर पर एक जो प्रभुता पाई का ही मदनाही वाली स्थिति है ना, तुलसीदास ने रामायण में कहा है कि हमको प्रभुता मिले पर किसको मद नहीं हो जाता, किसको अहंकार नहीं हो जाता है। तो ये मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीद की जाती थी कि आपका एक अलग संस्कार है, बोलने में, प्रतिक्रिया व्यक्त करने में, विरोध करने में, आपको जिस संस्कार का परिचय देना चाहिए वो संस्कार ख़त्म होते जा रहा है। जिस तरह की बातें सर्वोच्च स्तर से कही जा रही हैं, उन बातों को देखकर मुझे तो बड़ी ग्लानि होती है कभी कभी कि आखिर मर्यादा का पालक कौन रह जाएगा। नीचे के लोग कुछ करें तो उसको ऊपर वाले रोकेंगे, भैया तुम्हारा ये नहीं, हम लोगों के समय था, आपने कुछ कर दिया ऐसा, तो तुरंत प्रॉपर चैनल से उसको ठीक करने की बात होती। अब तो ऊपर वाला ही अपने भाषा पर संयम रखेगा, नहीं रखेगा, बोली पर संयम नहीं रखेगा, और नीति सिद्धांत से परे हटकर जो काम आज हवा में, धार में हो रहे हैं, उसकी तरफ हम जाने का प्रयास करेंगे और मान लेंगे कि हमको सरकार ही बनानी है। हम एक दल बने हैं तो सरकार बनाने के लिए हैं, शासन ठीक दें, समाज में सुधार करें, इसके लिए नहीं बने हैं। किसी कीमत पर हमारी सरकार रहनी चाहिए। ये भाव जब आएगा तो देश के लिए बड़ा नुकसान करेगा ये, और ये तो संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। उसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। कीमत तो समाज चुकाएगा। पार्टियां तो आपकी सरकार आई गई, जीत गए, हार गए, वो ख़त्म हो गया, मगर समाज में लेकर जो इसको लेकर जो स्थिति बन जाएगी परस्पर विद्वेष का, इसका वो कहाँ तक ले जाएगी। इसलिए मेरी उम्मीद हमेशा से रही है, और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद बनी भी इसलिए थी
कि कुछ ख़ास चीज़ों का पथ्य परहेज करते हुए हम राजनीति में काम करेंगे और हमको नुकसान होगा तब भी जो सही दिशा है हम उधर जाने का प्रयास करेंगे। नीति में और रणनीति में हम अंतर करेंगे। रणनीति ही हमारी अस्थाई नीति बन जाएगी तो फिर ऐसे अलग दल के बनने का कोई मतलब नहीं है। और इस कसौटी पर आज की भाजपा खरा नहीं उतर रही है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा ध्यान दें लोग, बदलाव करें तो देश को बेहतरी की दिशा में ले जाने वाले एक राजनीतिक दल के रूप में इनका स्थान रहेगा। सरकार रहे न रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो काम जिधर हम देश को ले जाना चाहते हैं वो प्रमुख रहे, ये ध्यान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और इस खास मौके पर हम आपने वक्त दिया इस बातचीत के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें पुन आजम की दिया सरयू राय कोई दो पे दशक खन विधायक मिनाए राजनीति रे मिनाया पुन दशक खन हाँ जस्ती अक्ते खन और नुया राजनीति रे ओका बुझेव सुझेव कना उना हबुन आजम ती केदा तबे आर हाँ हिजुक कान एटा शो रे और एटा पेड़ा संगे उनका मांग पेड़ा संगे गलमारा हुआ नुकान गे दामना कथा आपे कुठेन अगु सटर हुआ तो उन्हें भी जोहार।